नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी को एक और बड़ी सफलता मिली है। नरेंद्र मोदी की सरकार को एक और बड़ी सफलता मिली है इस सेंस में कि उनकी सरकार के दौरान भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए एक नई उपलब्धि हासिल की है और वो उपलब्धि है भारत की वायुसेना की, वो उपलब्धि है इंडियन एयरफोर्स की। देखिए, चीन को पीछे छोड़ करके इंडियन एयरफोर्स अब दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब हासिल कर चुकी है। जी, चीन को पीछे छोड़ के इंडियन एयरफोर्स अब दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन गई है। और यह कैसे संभव हुआ? देखिए, एक WDMMA की रैंकिंग होती है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसकी रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में इस बार भारत तीसरे स्थान पे आया है, तीसरे स्पॉट पे। पहले स्थान पे आज भी अमेरिका है, अमेरिका का दबदबा कायम है। दूसरे स्थान पर रूस है। पहले चीन तीसरे स्थान पे होता था, लेकिन चीन को नीचे करके भारत अब स्वयं तीसरे स्थान पे आ गया है और चीन अब चौथे स्थान पर चला गया है। और अगर हम टॉप 10 की बात करें तो उसमें पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। वो टॉप 10 में पाकिस्तान है ही नहीं। भारत के ऊपर जो आक्रमण करने का सपना देखते रहते हैं और भारत को नुकसान पहुंचाने का सपना देखते रहते हैं, वो टॉप 10 से बाहर हैं। और चीन, जिसे ये लगता था कि उसका जो एयरफोर्स है वो भारत से ज्यादा पावरफुल है, उनको एक सबक है इसमें कि सिर्फ नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट से नहीं होता, आपके पास लड़ाकू विमानों की कितनी संख्या है। जाहिर है चीन के पास ज्यादा लड़ाकू विमान है भारत की तुलना में, लेकिन सिर्फ संख्या ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। ये जो रैंकिंग है ना, मैं अभी आपको इसको बताऊंगा इसके बारे में। ये रैंकिंग बहुत सारी चीजों को कंसीडर करती है और फिर जाके ये रैंकिंग देती है। सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कितने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो किस तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, और भी चीजें क्या है, उन सब को देख करके ये रैंकिंग तय की जाती है, जो दुनिया में बहुत ही रिस्पेक्टेड है। और पहली बार भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है और अमेरिका और रूस के बाद वो तीसरे स्थान पे पहुंचा है, जबकि चीन चौथे स्थान पर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो WDMMA की रैंकिंग है, इसमें तकरीबन 103 देश हैं और उनकी वायुसेना इसमें शामिल है, जिसमें सेना, नौसेना और नेवल एविएशन, मतलब अगर आपकी थल सेना भी है और उसका अगर कोई एयर विंग है, जैसे भारत की सेना का भी होता है, तो वो हो गई। जो नेवी हुआ वो, और नेवल एविएशन ब्रांच, इन सबको उसमें रैंक किया जाता है। इसलिए 103 देश हैं और तकरीबन 129 वायुसेनाएं हैं। मतलब वो उन देशों में उनकी नेवी तो है ही, उनकी एयरफोर्स तो है ही। नेवी पे भी जो एयरफोर्स होती है, जो एयर पावर होती है, उनके जो एयरक्राफ्ट होते हैं, सबको शामिल किया गया है। जैसे देखिए, जो मिलिट्री होती है आपकी, जो थल सेना होती है, उसके पास भी एक हेलीकॉप्टर का फोर्स तो होता है ना, उसके पास भी होता है। नेवी के पास भी फाइटर एयरक्राफ्ट होता है। तो इस तरह से 103 देशों की 129 वायुसेनाएं, जिनको कि इस रैंकिंग में शामिल किया गया है। और समझिए कि दुनिया भर में कुल 48,000 से ज्यादा, स्पेसिफिकली 48,082 जो एयरक्राफ्ट हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग सेनाओं के पास हैं, उनको ये एनालाइज किया गया है। सबकी क्या खासियत है, सबकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, इन सबों को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग बनाई गई है। और इस रैंकिंग में भारत को चीन से ऊपर रेट किया गया। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि अभी तक हम लोग ये मानते रहे हैं कि भाई भारत की स्थिति तो बहुत खराब है, क्योंकि चीन के पास नंबर ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा है। एयरफोर्स, उसकी जो एयरफोर्स है, उसके पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या बहुत ज्यादा है और हम लोग शायद बहुत पीछे हैं। लेकिन यह रैंकिंग बताती है कि संख्या बल से कभी कुछ नहीं होता। आपके पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी क्या क्वालिटी है। भारत के पास देखिए, जो क्वालिटी एयरक्राफ्ट की ना, वो अपने आप में वो चीन से किसी मामले में भी कम नहीं है। हालांकि चीन नए नए एयरक्राफ्ट लेकर के आ रहा है, जैसे उसके पास J-10 है, वो भी बड़ा खतरनाक है, J-35 है, अब तो 5वीं पीढ़ी का जो J-20 है वो भी उसके पास आ गया है। आया नहीं है, मतलब वो इंडक्शन कर रहा है, वो लगभग 200-300 इंडक्ट कर लिया उसने। उसके बावजूद उनमें वो मारक क्षमता नहीं है जो कि भारत के रफाल में है या भारत के सुखोई 30 MKI में। ये रैंकिंग तो वही बताती है। आपको पता होगा कि चीन अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे भी काम कर रहा है। 6th जनरेशन,
भारत ने भी डिजाइन करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो काफी आगे हैं, उनका एक प्रोटोटाइप का अभी टेस्टिंग भी चल रहा है। तो इन सबों को देख करके ऐसा लगता था कि शायद चीन एयर पावर में भारत से बहुत आगे है, लेकिन ये जो WDMMA की रैंकिंग है वो ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है। उस रैंकिंग में सारी चीजों को कंसीडर करके जो एक लिस्ट बनाई गई है उसमें भारत चीन के ऊपर चला गया है, तीसरे नंबर पे, और चौथे पे है चीन। और जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान तो टॉप 10 में है ही नहीं। अब देखिए, इसमें सबसे टॉप पे अमेरिका है, जाहिर है अपनी रक्षा पे जो डिफेंस बजट है अमेरिका का वो सबसे ज्यादा है। उसके पास वैसे एयरक्राफ्ट भी हैं, F-35 भी है, F-15 भी है, मतलब उसके पास तो F-22 रैप्टर भी है। हर तरह के एयरक्राफ्ट उसके पास मौजूद हैं लड़ाकू विमानों में। उनके पास शक्ति भी ज़्यादा है, उनके जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब बड़े खतरनाक हैं। तो अमेरिका जाहिर है वो टॉप पे है। और दूसरे नंबर पे रूस है। तो रूस, आपको पता है रूस से एक ताकत है, भले आज उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही है, लेकिन उसके पास जो वेपनरी है, उसके पास में जो बॉम्बर्स हैं, उनका कोई मैच नहीं है। जहां तक चीन की बात है, आपको पता होगा चीन ने जो भी सफलता पाई है डिफेंस में, खास करके एयर पावर में, तो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। उसने चीन से कुछ खरीदा, कोई एयरक्राफ्ट लिया, इंजन लिया, और उसकी उसने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी। तो क्वालिटी वो तो नहीं आ पाएगी। आपको पता है ना कि वो चीनी सामान जो होता है उसकी विश्वसनीयता पे हमेशा एक प्रश्न चिन्ह होता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने ये चीनी एयर डिफेंस सिस्टम रखा था, HQ-9 और HQ-16, भारत ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, वो मुकाबला ही नहीं कर पाया। तो चीन ये जो आधुनिक उपकरण बना रहा है वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, और वो अमेरिकन के साथ मैच नहीं कर सकता, वो रशियंस के साथ मैच नहीं कर सकता। और ये रैंकिंग ये बता रही है कि बहुत सारे पैरामीटर्स पे वो भारत के साथ भी मैच नहीं करता। भारत के जो वेपन्स हैं, भारत के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनके साथ वो मैच नहीं कर सकता। अब ये जो रैंकिंग है, इसके बारे में आपको बताऊं कि ये जो अलग अलग पैरामीटर को कंसिडर करता है, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट है उनकी संख्या तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा उसकी कैपेबिलिटी क्या है, सपोर्ट और रेडीनेस क्या है, वो कितना तैयार है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिनको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत होती है। वो हमेशा, मान लीजिए आपके पास 50 एयरक्राफ्ट है, वो 50 हमेशा आपके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि 60% 70% ही अवेलेबल होते हैं, बाकी सब रिपेयरिंग में चले जाते हैं। मतलब बार बार एक निश्चित समय जो उनका होता है उड़ान का, उसके बाद उनको चाहिए होता है रिपेयरिंग। तो जिसको जितनी जल्दी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है, आप समझिए उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो जो फ्लीट का इफेक्टिवनेस है, उसको ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स पे देख करके उनकी ताकत का अंदाजा लगाया गया है। और इसलिए इस रैंकिंग में इस बात का ख्याल नहीं रखा गया है कि किसके पास सबसे ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। यह देखा गया है कि वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो कितने ताकतवर हैं, वो कितने ताकतवर हैं, इसको देख करके अलग अलग पैरामीटर पे ये लिस्ट बनाई गई है। अब देखिए, ये जो रैंकिंग है इसमें एक ट्रू वेल रेटिंग कहते हैं, TVR। ये TVR इसका एक मेन फैक्टर है जिसपे कि ये रैंकिंग होती है। और ये जो TVR है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे मॉडर्नाइजेशन आपका कितना है, कितना मॉडर्नाइज्ड आपका एयरक्राफ्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कितना है। मॉडर्नाइजेशन में समझिए, अगर आपके पास ये पुराने MiG-21 हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके काम नहीं आएंगे। मॉडर्नाइज आपने नहीं किया है तो आप समझिए भारत में तो कोई MiG-21 अब रहा नहीं, वो सब के सब रिटायर हो गए हैं। तो मॉडर्नाइजेशन को भी ये कंसिडर करता है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट को करता है, अटैक एंड डिफेंस कैपेबिलिटी को भी देखता है। मतलब आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट तो हैं, डिफेंस कैपेबिलिटी क्या है, आपके ऊपर हमला हो तो आप अपने आप को बचा सकते हैं क्या, ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है आपकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाया। देखिए, भारत ने 11 एयरबेस पाकिस्तान के बर्बाद किए, उनके रनवे को बर्बाद किया, हैंगर्स में जो F-16 खड़े थे उनको बर्बाद किया, अवॉक्स जो थे उनको बर्बाद किया, C-130 लाइन का जो एयरक्राफ्ट था उसको बर्बाद किया। लेकिन आपने देखा होगा भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत के किसी हैंगर पे पाकिस्तान अटैक नहीं कर सका, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सका। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें S-400 भी है, लेकिन उसके अलावा भारत की अपनी इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम भी है। तो भारत के पास न सिर्फ आक्रमण करने की क्षमता है, रफाल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट हैं, अब तो तेजस भी आ रहा है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। न सिर्फ अटैक करने की क्षमता है बल्कि अपने आप को डिफेंड करने की भी क्षमता है, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। और आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो झुंझलाहट है वो इसी बात को लेकर के, उनको लगता है कि अरे भारत ने तो हमारे यहाँ आकर के हमारे एयरबेस को बर्बाद कर दिया। वो मसूद अजहर का जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था,
जहां वो आतंकियों को ट्रेनिंग देता था उसको भी बर्बाद कर दिया, लेकिन हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए, हम भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक सॉलिड एयर डिफेंस सिस्टम है। अब मैंने कहा कि ये रैंकिंग जो है ये ट्रू वेल रेटिंग यानी टीवीआर पर डिपेंड करती है। अब जो यूएस एयर फोर्स है उसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है, उसकी जो टीवीआर रेटिंग है सबसे ज्यादा है 242.9। 242.9 ये यूएस एयर फोर्स की रेटिंग है। जहां तक रूस की बात है तो उसकी जो टीवीआर, उसका जो टीवीआर है मतलब ट्रू वेल रेटिंग, टीवीआर मतलब ट्रू वेल रेटिंग, उसका जो टीवीआर है वो 114.2 है, 114.2। अमेरिका का 242.9 जो सबसे टॉप पे है। दूसरे स्थान पे रूस जिसका टीवीआर है 114.2। उसके बाद इंडिया है जिसका टीवीआर है 69.4, 69.4। अगर उसके नीचे आए तो जो चीन है, देखिए यहीं पे फर्क होता है। चीन का जो टीवीआर है वो भारत से कम है। भारत का कितना है? 69.4, 69.4, जबकि चीन का है 63.8, 63.8। और उसके बाद दूसरे देश हैं जैसे जापान है, इजराइल है, फ्रांस है, ब्रिटेन उनके बाद भी है, और उन सब की अलग अलग रैंकिंग है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो टीवीआर तय होता है ना, ट्रू वेल रेटिंग, वो सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या पे नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या मॉडर्नाइजेशन है, उनकी मारक क्षमता कितनी है, डिफेंड करने की क्या क्षमता है उनके पास, सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाता है। उसके बाद जाकर के रेटिंग तय होती है, और उस रेटिंग में भारत चीन से आगे निकल गया है। उस रेटिंग में भले ये और बात है कि चीन के पास आज की तारीख में भारत से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और वो ऑलरेडी उसके पास 5th जनरेशन का भी एयरक्राफ्ट J-20 आ गया है। J-35A तो है ही, लेकिन वो ट्रूली स्टील्थ नहीं है। लेकिन J-20 के बारे में कहते हैं कि वो ट्रूली स्टील्थ है। हालांकि अभी उस पर भी दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा स्टील्थ है। जो भी हो, अगर J-20 अगर आ भी गया है, उसके बावजूद भी जैसा मैंने आपको कहा टीवीआर जो है ट्रू वेल रेटिंग, उसमें चीन भारत के नीचे चला गया है। और पाकिस्तान जैसा मैंने आपको कहा वो तो टॉप 10 में है ही नहीं। वैसे उसकी जो टीवीआर है ट्रू वेल रेटिंग वो है 46.3, भारत से बहुत नीचे है। भारत कहाँ है? 69, और ये कहाँ है? 46। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल जो पावर है वो ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल दिखा। ये मई 2025 में ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई, और जिस तरह से भारत ने हमला करके वहां के एयरबेस को बर्बाद किया, जिस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया, तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि भारत की एयरफोर्स कितनी पावरफुल है। क्योंकि पाकिस्तान के पास 80% जो उनकी इन्वेंट्री है वो चाइनीज है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय हथियार चीनी हथियार से कहीं बेहतर हैं। इसलिए इस रैंकिंग पे किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये रैंकिंग अभी और इंप्रोवाइज होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार में इंडियन एयरफोर्स के लिए जितना काम हुआ है ना, वो पिछले 10 साल के मनमोहन सिंह सरकार में बिल्कुल नहीं हुआ। 10 साल की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा। आप ये समझ लीजिए, ये तो नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तब जाकर के इन्होंने 36 रफाल विमान खरीदे, वो MRFA को रद्द करके, क्योंकि वो बिल्कुल अजीबो गरीब एक दलदल में फंस गया था। लेकिन आप ये समझिए कि उसके बाद चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार की एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और उनको छोड़ना नहीं अगर कोई आतंकी हमला होता है, तो उसके बाद कई तरह की झड़पें हो गई। बालाकोट स्ट्राइक में भारत ने जाकर के किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी आक्रमण किया। आक्रमण क्या किया? आकर के हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर हो गया। उसके बाद भारत ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है, और ये रेटिंग कभी भारत की और ऊपर जाएगी। आपको जैसे पता होगा, ये खबर आ रही है कि कम से कम 114 और रफाल विमान भारत खरीदने जा रहा है फ्रांस से, 114। और अभी दिसंबर में व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, और उनका जो 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है Su-57, उस पर भी दस्तखत किए जाएंगे। उनको खरीदने के लिए भारत खरीदेगा रूस से, ऐसी खबरें हैं। और वो भारत में ही बनेगा, क्योंकि सुखोई 30 जहां बनता है नासिक में, रूस का कहना है कि आप यहीं पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मेक इन इंडिया का जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो उसके तहत आता है। तो भारत को भी रफाल भी 114 और मिलने जा रहा है। और खबर यह है कि 100 से ज्यादा Su-57, अब नंबर पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन 100 के आसपास आप मान के चलिए। अगर भारत में बनना है, भारत में Su-57 को बनना है, तो 100 के आसपास ये नंबर होगा, 80-90 भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा 100 के आसपास। तो 114 रफाल और 100 के आसपास Su-57 ये भारत को मिलने वाला है। तो आप समझिए भारत की जो एयरफोर्स है वो कितनी ताकतवर हो जाएगी। उसके अलावा आप ये देखिए कि
जो तेजस है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेजस का इंजन, उसको लेकर के एक समस्या थी, क्योंकि अमेरिकन तो हाथ ऐंठते रहते हैं ना, लेकिन वो भी धीरे धीरे स्टेबिलाईज कर रहा है और तेजस मार्क 1A बड़ा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। उसके जो वेपन्स है ना, वो आप समझिए कि दुनिया के किसी भी उस लेवल के, उस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट से कम नहीं है और बड़ा खतरनाक हो रहा है। और जब मार्क 2 आएगा, तेजस मार्क 2, जिसके लिए F414 इंजन के लिए अभी बातचीत चल रही है अमेरिका से, अगर जब मार्क 2 आ जाएगा, वो समझिए कि किसी भी मामले में वो रफाल से कम नहीं होगा। तो भारत के पास रफाल होगा, Su-57 होगा, सुखोई 30 MKI तो है ही, उसके बाद तेजस मार्क 1A होगा, तेजस मार्क 2 होगा, और उसके बाद AMC होगा, 5वीं पीढ़ी का अपना विमान होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको कहते हैं। आप ये समझिए कि जब वो आ जाएगा तो भारत की एयरफोर्स कितनी पावरफुल हो जाएगी। और उसके इंजन के लिए सफ्रान के साथ बातचीत चल रही है, भारत वो इंजन भारत में ही बनाएगा सफ्रान के साथ। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की वायुसेना आने वाले समय में बहुत ही ताकतवर होने वाली है। और ये जो चीन है ना, उसके पास भले ही फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या ज्यादा हो, लेकिन जिस तरह से ये रैंकिंग बता रही है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस के मामले में, ओवरऑल कॉम्पिटेंस के मामले में भारत की एयरफोर्स आज भी उनसे आगे है, आज भी चीन से आगे है। और ये नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।